नमस्कार साथियों, दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस। अब हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। तो जो क्रेब्स साइकिल है ये संपन्न होता है, ये चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और क्रेब्स साइकिल एक श्वसन का पद है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। किसको? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। इसकी सभी अवस्थाएं, सभी स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। इसकी खोज की थी क्रेब नाम के वैज्ञानिक ने। ये साइंटिस्ट है हैंस क्रेब। इन्होंने इसकी खोज की थी 1937 में। इनके नाम के आधार पर ही इसको क्रेब साइकिल कहा जाता है। इस चक्र की खोज करने के लिए 1953 में 1953 में क्रेब नाम के वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था क्रेब चक्र की खोज करने के लिए क्रेब नाम के वैज्ञानिक को। ओके, ये बेसिक चीज है। क्रेब साइकिल में बनेगा क्या? तो आपको ध्यान होगा ग्लाइकोलिसिस में हम लास्ट में अंत में बनाते हैं पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो होगा पायरुविक एसिड। अब उस पायरुविक एसिड से बनेगा एक नया यौगिक एसिटिल को एंजाइम ए, और इस पायरुविक एसिड से ही शुरुआत हो जाती है क्रेब्स साइकिल की। तो पहले कोशिका के साइटोप्लाज्म में ही एक स्टेप होगी, उसमें पायरुविक एसिड से क्या बनेगा? एसिटिल को एंजाइम ए, और फिर आखिरी में इस एसिटिल को एंजाइम ए से हम बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और बना देंगे हम H2O जल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। पर ये एसिटिल को एंजाइम ए से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये कहां पर बनेगा? ये बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्रिया कैसे होती है, चक्र कैसे पूरा होता है, ये आपको थोड़ा सा देखना है, समझना है। कठिन इतना है नहीं जितना हमने समझ रखा है, जितना हमने इसको बना रखा है उतना कठिन वास्तव में ये है नहीं। केवल आपको इसका लाइन डायग्राम याद करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक एक के बाद एक स्टेप हम सीख जाएंगे। कि देखिए, ये बना है पायरुविक एसिड। ये अभी साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। ये पायरुविक एसिड किससे बना है? तो ये हमको मालूम है, ये बना है ग्लूकोज से। ग्लूकोज से क्या बना? पायरुविक एसिड। कौन सी क्रिया के द्वारा? ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के द्वारा बनता है। अब ये पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में ही अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन को रिमूव करता है, निकालता है। तो इसमें से हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, साथ में CO2 भी निकलेगी। दो चीज निकल रही है, एक तो यहां से निकलेगा हाइड्रोजन आयन और एक निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन आयन निकलते हैं तो यहां पे एक एंजाइम काम करेगा, उस एंजाइम का नाम होगा डिहाइड्रोजिनेज। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में पायरुविक एसिड में से हाइड्रोजन आयन निकलेंगे। उनको कौन ग्रहण करेगा? उनको ग्रहण करेगा NAD। तो ये क्या बन जाएगा? NADH2। मतलब ये हाइड्रोजन आयन को ग्रहण कर लेगा। कौन? NAD। तो क्या बना देगा? NADH2। साथ में यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, मतलब यहां पर
डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। एक तो हो रहा है डी हाइड्रोजनेशन और एक हो रहा है डी कार्बोक्सिलेशन। हाइड्रोजन भी निकल रहा है और CO2 भी निकल रहा है। किसमें से? पायरुविक एसिड में से। तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा एसीटिल कोएंजाइम ए। पायरुविक एसिड के एक अणु में 3 कार्बन परमाणु रहते हैं, तो जब इसमें से एक CO2 निकल जाएगी तो स्वाभाविक है हमारे पास जो यौगिक बनेगा उसमें 2 कार्बन होंगे। मतलब एसीटिल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन होंगे? 2। तो पहली स्टेप में पायरुविक एसिड से हमने क्या बनाया? एसीटिल कोएंजाइम ए। सामान्यतः हमको ऊर्जा जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमने क्या बनाया? पायरुविक एसिड ग्लूकोज से, और उससे क्या बना दिया? एसिटिल कोएंजाइम ए। कभी कभी हमारी सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है या नहीं रहती। वैसे हम ऐसा होने देते नहीं हैं क्योंकि दिन भर खाते हैं कुछ ना कुछ, तो ऐसा तो होगा नहीं। पर कभी मान लो हो जाए तो फिर हमको ऊर्जा मिलेगी फैट से। वसा जो रहती है उसका होता है बीटा ऑक्सीडेशन, तो उससे बनता है एसीटो एसिटिल कोएंजाइम ए, और उससे फिर बन जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए। अगर फैट से भी नहीं है, वसा भी नहीं है, तो फिर हमको ऊर्जा मिलेगी प्रोटीन से। प्रोटीन से बनाएंगे हम डाइजेशन के बाद में एमिनो एसिड, उससे बनेगा ग्लाइसिन, ये भी एक अमीनो अम्ल का प्रकार है, और इससे बन जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए। कुल मिलाकर हमारे पास ये एसिटिल कोएंजाइम ए तो बनना है, या तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट से, या बनेगा फैट्स से, या बनेगा प्रोटीन से। ये बन गया साइटोप्लाज्म। ठीक है? ठीक है? घबराहट हो रही है कुछ? बिल्कुल नहीं, घबराहट होना ही नहीं चाहिए। अभी हमने क्या बना दिया है? एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है? एसिटिल कोएंजाइम ए अब इंटर करेगा, अब अंदर जाएगा। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इस एसिटिल कोएंजाइम ए से क्रिया करने के लिए पहले से रहता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला होता है। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की क्रिया होती है एसिटिल कोएंजाइम ए से। इसमें कितने कार्बन हैं? इसमें 2 कार्बन। तो दोनों आपस में मिल जाते हैं। कौन कौन? एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो दोनों के मिलने से कितने कार्बन हो जाएंगे? 6। तो जो यौगिक बनेगा उसका नाम क्या होगा? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में कितने कार्बन होंगे? 6। 6 क्यों होंगे? क्योंकि 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 2 कार्बन वाले एसिटिल कोएंजाइम ए से मिला है, इसलिए ये दोनों मिलकर 6 कार्बन वाले सिट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। ये जो क्रिया है इन दोनों के मिलने की, ये क्रिया होती है सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो जब सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम एसिटिल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को मिलाएगा तो ये कोएंजाइम ए निकलेगा इसमें से, और ये बन जाएगा सिट्रिक एसिड। कितने कार्बन वाला? 6 कार्बन वाला। तो पहला उत्पाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बना? पहला प्रोडक्ट, पहला उत्पाद बना माइटोकॉन्ड्रिया में सिट्रिक एसिड। इसलिए जो क्रेब्स साइकिल है इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। एक नाम और है इसका, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रथम उत्पाद
फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो बनेगा सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब सिट्रिक एसिड जो है, ये सिट्रिक एसिड आगे क्या करेगा ये देखिए, ये हमारे पास बन गया है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में से पानी निकलेगा, मतलब इसका होगा डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन होगा, पानी निकल जाएगा, तो सिट्रिक एसिड कन्वर्ट इनटू, सिट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकोनिटिक एसिड में। जो सिट्रिक एसिड है वो किसे बदल गया, सिस एकोनिटिक एसिड में। कब बदलेगा, जब सिट्रिक एसिड में से पानी का एक अणु, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव होगा, निकलेगा, तो सिस एकोनिटिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये सिस एकोनिटिक एसिड है, ये सिस एकोनिटिक एसिड फिर पानी से क्रिया करेगा, फिर पानी इसमें ऐड होगा, और एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एकोनिटेज क्या है, एंजाइम, उसकी उपस्थिति में सिस एकोनिटिक एसिड जल से क्रिया करके आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण कर लेगा। सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, ये सभी 6-6 कार्बन वाले हैं। यहां पर पानी निकला था, डिहाइड्रेशन हुआ, फिर पानी जोड़ा इसके अंदर, फिर क्या हो गया, हाइड्रेशन। अब इसके बाद ये जो आइसोसिट्रिक एसिड है 6 कार्बन वाला, ये आइसोसिट्रिक एसिड अपने अंदर से हाइड्रोजन आयन को निकालेगा, मतलब यहां होगा डिहाइड्रोजिनेशन। और ये ध्यान रखना, जब भी डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया होती है वहां पे एक एंजाइम काम करता है डिहाइड्रोजिनेज, और जिसका डिहाइड्रोजनेशन होता है उसके नाम को उस एंजाइम के साथ पहले जोड़ देते हैं। तो आइसोसिट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब आइसोसिट्रिक एसिड का क्या होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा। तो इसमें कौन सा एंजाइम काम करेगा, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रिक तो क्या है, इसका नाम है यौगिक का, और डिहाइड्रोजनेज क्या है, एंजाइम। आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसिट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, उनको ग्रहण करेगा NAD और क्या बना देगा, NADH2। जब इसमें से आइसोसिट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन आयन निकल जाएंगे, तब हमारे पास जो यौगिक बनेगा उसका नाम होगा ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड कितने कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला। याद रखिए, ये जो इधर बना हुआ है ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है, ये 4 कार्बन वाला, और यहां पे जो बना है, यहां जो बना हुआ है ये है ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड। कितने कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला। इसके बाद देखिए, ये जो ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम, यहां वास्तव में आना चाहिए डी कार्बोक्सिलेज। तो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता और क्या बना देगा, एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्या बन जाएगा, एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। किससे, ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड से। कैसे बनेगा, जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो स्वाभाविक है एक कार्बन कम हो जाएगा, और एक कार्बन कम होगा तो जो यौगिक बनेगा यहां पे वो कितने कार्बन वाला होगा, 5 कार्बन वाला होगा। कौन सा यौगिक, एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ओके, अब हमारे पास 5 कार्बन वाला एक यौगिक बना है जिसका नाम है एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। अब देखो, ये एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड
इसका क्या होता है ये देखिए, एल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड है हमारे पास। एल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड की आगे क्रिया किस प्रकार से होगी, ये देखिए, एल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड की क्रिया उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार ये यहां पे हमने क्रिया करवाई थी पायरुविक एसिड की। ये पायरुविक एसिड की क्रिया करवाई थी हमने डिहाइड्रोजन एंजाइम की उपस्थिति में, तो CO2 निकली थी, हाइड्रोजन आयन निकले थे, वो के वही यहां पे क्रिया हो रही है। ये देखिए, ये हमारे पास एल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ये 5 कार्बन वाला एल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में से ये CO2 निकल रही है, हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं, ग्रहण कर रहा है NAD, बनाएगा NADH2, क्रिया होगी एल्फा कीटो ग्लूटारिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होगी। तो एल्फा कीटो ग्लूटारिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में एल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन आयन। कौन ग्रहण करेगा, NAD, क्या बनाएगा, NADH2। जब इस एल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगी, हाइड्रोजन आयन भी निकल जाएंगे, तो फिर जो बचेगा वो बनेगा हमारे पास सक्सिनिल कोएंजाइम A। कितने कार्बन वाला होगा, ये 5 कार्बन वाला था, इसमें CO2 निकलेगी, तो जो यौगिक बनेगा सक्सिनिल कोएंजाइम A, उसके अंदर 4 कार्बन हो जाएंगे। तो 4 कार्बन वाला क्या बन गया, सक्सिनिल कोएंजाइम A। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम A है, ये अपने अंदर से कोएंजाइम A को निकाल देता है। ये निकल रहा है, देखो ये निकल के इधर आ रहा है। सक्सिनिल कोएंजाइम A में से क्या निकलेगा, कोएंजाइम A निकल जाएगा, तो इससे क्या बनना चाहिए, इससे बनेगा सक्सिनिक एसिड। कितने कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला। अब 4 कार्बन वाले ही बनेंगे सब, तो घबराना नहीं है, कहीं भी CO2 नहीं निकलेगी। अब तो 4 कार्बन वाला क्या बन जाएगा, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, किससे, सक्सिनिल कोएंजाइम A से। कैसे बनेगा, जब सक्सिनिल कोएंजाइम A अपने अंदर से कोएंजाइम A को हटा देगा, तो क्या बन गया, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, जब सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड बनता है, तो यहां पे एंजाइम काम करता है सक्सिनिल थायोकाइनेज। सक्सिनिल थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिल कोएंजाइम A को हटाएगा और सक्सिनिक एसिड में बदलेगा। इस स्टेप में एक क्रिया और होती है। यहां पर क्या होता है, जब सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड बनता है, तो GDP इनऑर्गेनिक फास्फेट से, GDP मतलब ये GDP वो नहीं है, ये GDP ऊर्जा का एक रूप है, ग्वानिन डाइफास्फेट। तो ग्वानिन डाइफास्फेट एक अकार्बनिक फास्फेट को साथ में जोड़ लेता है, तो जोड़ लेगा तो क्या बन जाएगा, GTP, ग्वानिन ट्राइफास्फेट। इसके पास कितने फास्फेट हैं, 2, इसने एक लिया तो कितने फास्फेट वाला बन गया, 3 फास्फेट वाला। GTP के पास कितने फास्फेट है, 3, ग्वानिन ट्राइफास्फेट। फिर बाद में क्या होगा, ये जो ग्वानिन ट्राइफास्फेट है, ये ग्वानिन ट्राइफास्फेट ADP से क्रिया करेगा और इसको फास्फेट दे देगा। तो ADP से क्या बन जाएगा, AT से बन जाएगा ATP, और GTP से क्या बन जाएगा, GDP। मतलब यहां पर एक ATP ऊर्जा का निर्माण होगा, ये आपको याद रखना है। कब, जब सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड बनेगा। एक बार फिर से देखिए जरा,
जब सक्सिनिल को एंजाइम ए से सक्सिनिक अम्ल बनता है तो ग्वानिन डाइफॉस्फेट एक फास्फेट से क्रिया करके ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट मतलब जीटीपी बनाता, फिर ये जीटीपी एडीपी से क्रिया करके इसको फास्फेट दे देता है। तो इसके पास फास्फेट जाएंगे 3, क्या बन जाएगा एडीपी से एटीपी और जीटीपी कन्वर्ट हो जाएगी जीडीपी। ओके, अब हमारे पास यहां तक जो हमने पढ़ा है इसमें मेन प्रोडक्ट क्या बना, मेन प्रोडक्ट बनेगा सक्सिनिक एसिड। ठीक है, और ये जो सक्सिनिक एसिड है इस सक्सिनिक एसिड को अब हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे पास है सक्सिनिक एसिड। ठीक है, इस सक्सिनिक एसिड का अब हम क्या क्रिया करवाएंगे आगे। सक्सिनिक एसिड जो हमारे पास है उसकी क्रिया करवाएंगे सक्सिनिल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से। तो ये तो मालूम है हमको, जहां पर भी ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा ये हाइड्रोजन आयन निकलवाए बगैर नहीं मानेगा, निकलवाई गई जिसके साथ भी ये जुड़ेगा उसमें से हाइड्रोजन आयन निकलवाएगा। तो सक्सिनिल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम सक्सिनिक एसिड से क्रिया करता है, हाइड्रोजन आयन निकलता है और बन जाता है फ्यूमेरिक एसिड। सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनिल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। जब यहां से इसमें से हाइड्रोजन आयन निकलेंगे उनको FAD ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा FADH2। अभी तक जो हाइड्रोजन आयन निकले थे उनको ग्रहण किया था NAD ने, अब ये नया आ गया, इसका नाम फिर याद करो FAD। इसका नाम है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो FAD ग्रहण करेगा तो बना देगा FADH2 और सक्सिनिक एसिड से बन जाएगा फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, पर थोड़ा और बचा है, थोड़ा सा और ध्यान से अपने को थोड़ा सा कंट्रोल करके इधर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ी देर में हो जाए। क्या बना फ्यूमेरिक एसिड। अब ये जो फ्यूमेरिक एसिड है इस फ्यूमेरिक एसिड की आगे क्या क्रिया होगी, तो फ्यूमेरिक एसिड से हम क्रिया करवाएंगे अब फ्यूमरेज एंजाइम की। नया एंजाइम आ गया फ्यूमरेज, इसकी क्रिया होगी, साथ में ये पानी भी जा रहा है इसमें, मतलब इसका हाइड्रेशन भी हो रहा है, जल से क्रिया भी हो रही है फ्यूमेरिक एसिड की फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो क्या बना मैलिक एसिड। ठीक है, कितने कार्बन वाला 4 कार्बन वाला, बताने की आवश्यकता नहीं है, अब सब 4 कार्बन वाले ही बनेंगे आखिर तक। ठीक है, ये बन गया मैलिक एसिड। फिर क्या होगा, इस मैलिक एसिड की क्रिया होगी मैलेट डिहाइड्रोजनेज। तो इसकी तो आदत मालूम ही है हमको, ये तो निकलवाएगा। क्या निकलवाएगा भैया, हाँ बताओ क्या निकलवाएगा, वेरी गुड, हाइड्रोजन निकलवाएगा। मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो रहता है ये मैलिक एसिड में से हाइड्रोजन आयन निकलवाएगा, NAD ग्रहण करेगा, NADH2 बनेगा और ये खुद मैलिक एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। कितने कार्बन वाला होगा ये, 4 कार्बन वाला। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिर से इससे क्रिया करेगा, नया यौगिक आएगा एसिल को एंजाइम में फिर से क्रिया करेगा, फिर ये बना देगा जिसको हम पढ़ चुके। ठीक है, तो एक के बाद एक स्टेप आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसको अगर हम देखेंगे पूरी क्रिया को तो ये जो पूरा क्रेब्स साइकिल है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस, उसके पहले ही पढ़ा था हमने रेस्पिरेशन।
तो रेस्पिरेशन में बनती है 38 एटीपी ऊर्जा। ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा था कि 8 एटीपी ऊर्जा का लाभ होता है। 10 एटीपी बनती है, उसमें से 2 का उपयोग कर लेते हैं, 8 बचती है, आपको मालूम होगा। अब 8 एटीपी वहां बनी और कुल चाहिए हमको 38 एटीपी ऊर्जा, तो 30 इससे बनना चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनेगी देखिए, एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आप लोगों को अलग से कि जो ऊर्जा है ये बनती है हाइड्रोजन आयन से। ठीक है, अब एक जो हाइड्रोजन आयन रहता है, ये एक हाइड्रोजन आयन या तो बनाएगा 3 एटीपी ऊर्जा या फिर बनाएगा 2 एटीपी ऊर्जा। ठीक है, अब कब 3 बनेगी कब 2 बनेगी ये भी सब आप सब से कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये ध्यान रखना है कि जब इस हाइड्रोजन आयन को NAD ग्रहण करेगा तो इससे 3 एटीपी ऊर्जा बनेगी। ठीक है, अगर इस हाइड्रोजन को ग्रहण किसने किया, NAD ने, तो कितने एटीपी बनेगी ऊर्जा, 3। और अगर इस हाइड्रोजन आयन को FAD ने ग्रहण किया तो इससे 2 एटीपी ऊर्जा बनेगी। NAD ग्रहण करता है तो 3 एटीपी, FAD ग्रहण करता है तो 2 एटीपी। अब कोई दुश्मनी होगी इनकी आपस में कि ये हाइड्रोजन आयन इसके साथ मिलेगा तो 3 एटीपी ऊर्जा बनाएगा, इसके साथ मिलेगा तो 2 बनाएगा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे ऐसा क्यों होता है। अब हमको एटीपी का करना है कैलकुलेशन। ये सब जो हाइड्रोजन आयन है ये यहां निकला है, ये यहां निकला था हमने, इधर भी यहां निकाला हमने, तो जितनी जगह भी हाइड्रोजन आयन निकलेगा ये सब, ये NAD या FAD ये सब क्या है, हाइड्रोजन ग्राही है। ये सब लेके कहां जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाएंगे वहीं के वहीं, और वहां क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें इनसे ऊर्जा बनेगी। तो अभी तो हम फिलहाल यहां ये देख लें कि कहां से कितने एटीपी ऊर्जा बनेगी, ये मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। ये पूरा क्रेब्स साइकिल है हमारे पास। अब इसमें हमको ये देखना है कि कहां से कितने एटीपी ऊर्जा बनेगी। ये देखिए, यहां से इसने ग्रहण किया है NAD ने, तो 3 एटीपी ऊर्जा यहां बनेगी। फिर ये यहां देखो, यहां भी ग्रहण किया है NAD ने ही, तो 3 एटीपी ऊर्जा यहां बन जाएगी। ये यहां देखो, इसने भी ग्रहण किया है NAD ने, तो 3 एटीपी ऊर्जा यहां बन जाएगी। एक वो GTP ATP ADP वाली ऊर्जा, एक अणु यहां बनेगा ऊर्जा का। ये यहां देखो FAD ने ग्रहण किया है, कोई दुश्मनी है इनको, तो 2 एटीपी ऊर्जा बनाएगा, तो 2 एटीपी ऊर्जा यहां बन जाएगी। फिर ये देखिए, ये यहां निकला हाइड्रोजन आयन, किसने ग्रहण किया है, NAD ने, 3 एटीपी ऊर्जा यहां बन जाएगी। ठीक है, अब इन सबको जोड़ो, हमको कितने एटीपी ऊर्जा चाहिए, हमको तो चाहिए 30 एटीपी ऊर्जा चाहिए साहब। कितने एटीपी, 30 एटीपी। ये कितने हुए, 3 3 6 9 10 11 12 13 14 और 15। ये यहां पे हमारे पास एटीपी पूल में कितने एटीपी ऊर्जा बनेगी, 15 एटीपी। चाहिए कितनी, 30। 15 और कहां से लाएं, मतलब एक बार अगर ये क्रेब्स साइकिल पूरा चलता है तो इससे हमको कितने एटीपी एनर्जी मिलेगी, हमको मिलेगी इससे 15 एटीपी एनर्जी। तो 15 और कहां से आएगी, सोचो कहां से आएगी, नहीं याद आ रहा। चलिए मैं बताता हूं। ग्लाइकोलिसिस क्रिया पढ़ी थी हमने,
याद है? उसमें ग्लूकोज के एक अणु से बनाए थे, पायरुवेट एसिड के दो बनाए थे। ठीक है, तो उसमें से हमने एक अणु लिया था। ये कितने बने थे वहां पे? 2। तो एक अणु अगर हम लेते हैं, एक अणु लेते हैं, तो ये इससे पूरे चक्र के दौरान 15 एटीपी ऊर्जा बनती है। तो हमारे पास तो 2 अणु हैं पायरुवेट एसिड के, तो 1 से 15, फिर दूसरे से 15, तो 30 एटीपी ऊर्जा बन जाएगी। इसका सार ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर सेल के अंदर, कोशिका के अंदर अगर ग्लाइकोलिसिस की क्रिया एक बार होती है, तो इस क्रेब्स साइकिल की क्रिया को 2 बार होना पड़ता है, क्योंकि एक बार में एक पायरुविक एसिड ही आगे जाकर वापस यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, अब जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रेब नाम के वैज्ञानिक ने खोज की थी। इसको माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सारी स्टेप कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको एक नाम बताया था मैंने आप लोगों को, इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको बोलते हैं CAC चक्र बोलते हैं इसको, क्योंकि पहला उत्पाद, फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है सिट्रिक एसिड, इसलिए इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। अब इसमें कई प्रकार के एसिड बन रहे हैं, सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड। इसमें से अधिकांश जो अम्ल रहते हैं, अधिकांश जो एसिड रहते हैं, वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। उनमें 3 COOH ग्रुप होते हैं अधिकांश में, इसलिए इसका एक नाम और आपको याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल के हमारे पास 4-5 नाम हो गए, क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, एक बार जल्दी से फिर बता देता हूं आप लोगों को एक बार और इसको। देखिए आप लोग, जो सिट्रिक एसिड है ये कैसे बनेगा? ये बनेगा एसिटिल को एंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्रिया से। ठीक है, इसका पहले का आपको आता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटिल को एंजाइम ए दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो बन जाएगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में से पानी निकलेगा, बन जाएगा सिस एकोनिटिक एसिड। इसकी क्रिया होगी एकोनिटेज एंजाइम से, पानी की क्रिया होगी तो बन जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होगी, हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, NAD ग्रहण करके NADH2 बनाएगा, ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल बन जाएगा। ऑक्जेलो सक्सिनिक अम्ल जो है इसकी क्रिया होगी डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा, बन जाएगा, निकल जाएगा CO2 और बन जाएगा एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में से CO2 निकलेगी, हाइड्रोजन आयन निकलेगा, एंजाइम होगा एल्फा कीटो ग्लूटेरिक डिहाइड्रोजनेज और बन जाएगा सक्सिनिल को एंजाइम ए। सक्सिनिल को एंजाइम ए में से को एंजाइम ए निकलेगा और बन जाएगा सक्सिनिक एसिड। यहां एक एटीपी ऊर्जा बनेगी। सक्सिनिक एसिड जो है इससे क्रिया होगी सक्सिनिल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की, हाइड्रोजन आयन निकलेंगे और बन जाएगा फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड से जल क्रिया करेगा, फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होगी, बन जाएगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में से फिर निकलेंगे हाइड्रोजन आयन, निकलवाएगा कौन? मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम और बन जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कुछ भी नहीं है, केवल नाम का कमाल है, नाम याद रखेंगे।
इसका पूरा चित्र आपको याद होगा, चित्र याद होगा, नाम याद होंगे, तो फिर तीर के हिसाब से हम एक के बाद एक आगे बढ़ते जाएंगे। मेहनत तो करना पड़ेगी। एक दिन में याद नहीं हो, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 बार बनाओ, 5 बार बनाओ, फिर भूल जाओ, फिर बनाओ, हिम्मत नहीं हारना, बन जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है? कोई डाउट किसी को? नहीं? थैंक यू।